नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और अपने हिस्ट्री का पेपर नवंबर फर्स्ट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आज हम टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यह हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करा चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो चैनल की प्ले में जाइए, वहाँ आप सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ हम 11 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हम 11 में क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, मध्ययुगीन शासकों में शेरशाह सूरी अपनी शासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो आइए जान लेते हैं, संक्षेप में स्पष्ट करते हैं। मध्ययुगीन शासकों में शेरशाह अपनी न्याय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। उसका विश्वास था कि न्याय के अभाव में कोई भी साम्राज्य स्थायी नहीं रह सकता है। शेरशाह ने अपने भेदभाव के सबको एक साथ निष्पक्ष न्याय प्रदान किया था। कोई भी अपराधी अपने उच्च पद के कारण नहीं बच पाता था। उसने दारुल अदालत नाम की कचहरियां स्थापित की थीं। फौजदारी के कानून अत्यंत कठोर थे। अपराधियों को सुधारने के लिए उन्हें अत्यंत क्रूरता के साथ दंडित किया जाता था। चोरियों और डकैतियों के लिए प्राण दंड तक दिया जाता था। मध्यकाल के सब शासकों की भांति शेरशाह राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। वह हर बुधवार की शाम को दरबार लगाया करता था, जिसमें जनता का कोई भी व्यक्ति अपनी प्रार्थना उसके सामने प्रस्तुत कर सकता था। वैसे राज्य का न्याय विभाग एक मुख्य काजी के अधीन था। प्रत्येक सरकार में और शायद सब महत्वपूर्ण शहरों में एक काजी नियुक्त था। परगनों में नियुक्त मुंसिफ तथा अमीन भी न्याय करने में काजी की सहायता करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, शेरशाह के सैन्य सुधारों का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं शेरशाह के सैन्य सुधारों के वर्णन में 2015 में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है। शेरशाह एक निरंकुश शासक था और सेना के महत्व को भली भांति समझता था। गद्दी पर बैठते ही उसने सैनिक व्यवस्था में विद्यमान दोषों की अनुभव कर लिया था। आगे दिया गया है यहाँ, अतः एक विशाल अनुशासनबद्ध एवं शक्तिशाली सेना को गठित करने की ओर उसने विशेष ध्यान दिया। उसने अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक पद्धति को जीवित करते हुए सैनिकों की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया। बादशाह स्वयं सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था और सेना पर उसका सीधा नियंत्रण रहता था। शेरशाह स्वयं योग्यता के आधार पर सैनिकों की भर्ती एवं उनका वेतन निश्चित करता था। शेरशाह की सेना अत्यंत विशाल थी, जिसमें 1,50,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल व 5,000 हाथी थे। उसके पास एक श्रेष्ठ तोप खाना भी था। उसने सैनिकों को पदोन्नति के कार्य को स्वयं अपने हाथों में रखकर सैनिकों से सीधा संपर्क स्थापित किया। उसने अलाउद्दीन के सामने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखे जाने की प्रथा को भी जारी रखा। इस कार्य में अपनी सहायता के लिए उसने एक अधिकारी बख्शी लश्कर की भी नियुक्ति की थी। डॉक्टर कानून गो के अनुसार शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी के पद्धति को पुनर्जीवित किया और सेना को सही अर्थों में शाही संस्था बना दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, शेरशाह के राजस्व संबंधी सुधारों का उल्लेख कीजिए, या शेरशाह सूरी के राजस्व प्रशासन का वर्णन कीजिए, या शेरशाह की लगान व्यवस्था पर एक संक्षेप में लेख लिखिए। तो इन सभी का आंसर एक ही तरह से आप दे सकते हैं। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, वहीं 2019 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी की मान्यता है कि शेरशाह की प्रमुख विशेषता उसके राजस्व संबंधी सुधार थे, जिनके कारण उसने अत्यधिक प्रशंसा अर्जित की। उसने तत्कालीन राजस्व व्यवस्था के दोषों को दूर करके उसे एक नवीन सुधरा हुआ रूप प्रदान किया, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, सर्वप्रथम शेरशाह ने समस्त भूमि की नाप कराई, जिसके लिए उसने गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया और भूमि का 3 श्रेणियों में श्रेष्ठ, मध्यम और निम्न स्तर में बांट दिया। नंबर 2, लगान की दर के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर कानून गो के अनुसार भू राजस्व कुल उपज का 1/2 भाग वसूल लिया करता था, परंतु डॉक्टर पी सरन कहते हैं और डॉक्टर त्रिपाठी की राय में यह 1/3 भाग का वसूल किया करता था। नंबर 3 पर देख लेते हैं, भू राजस्व नगद अथवा अनाज किसी भी रूप में जमा किया जा सकता था। नंबर 4, किसान सीधे राजकोष में धन जमा कर सकते थे अथवा उन्हें राजस्व कर पदाधिकारियों के पास जमा करना पड़ता था। नंबर 5, शेरशाह की राजस्व व्यवस्था का आधार कबूलियत अथवा पट्टा प्रथा थी। नंबर 6, भूमि के समान अनाज की भी अलग अलग श्रेणियां निश्चित कर दी गई थी। नंबर 7, सैनिकों को युद्ध के अवसर भी किसी को हानि पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं थी। नंबर 8, तकावी ऋण की परंपरा प्रचलित थी। लगान के अतिरिक्त जजिया, खम्स, जकात, उपहार व अन्य वस्तुओं पर कर राज्य की
आय के प्रमुख साधन थे। वहीं दोषों की बात करें तो दोष कुछ इस तरह थे। शेरशाह के सुधारों के बाद भी इस व्यवस्था में कुछ निम्नलिखित दोष रह गए थे। घूसखोरी दूर नहीं की जा सकी, जागीरदारी प्रथा समूल नष्ट नहीं हो पाई, मुकदमे और जमींदारों के अधिकार अनियंत्रित रहे। नंबर 4, सिंचाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सका, किसान अभी भी कर बोझ से दबे रहे। वहीं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में शेरशाह की प्रमुख सफलताओं का उल्लेख कीजिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 2018 में आया है। तो आइए जानते हैं। शेरशाह की मुख्य सफलता अफगानों को संगठित करना, राजवंश से संबंधित न होते हुए भी केवल अपनी योग्यता से पद को प्राप्त करना और शासन का श्रेष्ठ प्रबंध करना था। शेरशाह अफगानों का राष्ट्र निर्माता था। अफगानों में भी कभी एकता की भावना नहीं थी। वे विभिन्न कबीलों और वंशों में विभाजित थे तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से संघर्षरत रहते थे। उनका राजस्व सिद्धांत भी तुर्कों से भिन्न था। उनके लिए सुल्तान एक बड़ा सरदार होता था, अतः वे उसे बहुत अधिक सम्मान देने के लिए तत्पर नहीं थे। यही कारण है कि प्रत्येक अफगान अपने आप को सुल्तान के पद के योग्य मानता था, शक्ति प्राप्त करता था और अवसर की प्रतीक्षा करता था कि वह सुल्तान का पद प्राप्त कर सके। अफगानों की यह प्रवृत्ति ही उनकी असफलता का महत्वपूर्ण कारण थी। परंतु शेरशाह ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के द्वारा न केवल अफगानों को संगठित और अनुशासित बनाया, अपितु उनकी शक्ति को भी सुदृढ़ किया। अतः कहा जा सकता है कि शेरशाह अफगानों का संगठनकर्ता व राष्ट्र निर्माता था। आइए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। शेरशाह अकबर का अग्रणी यानी कि पथ प्रदर्शक था। तो आइए जान लेते हैं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि शेरशाह अकबर का अग्रणी अथवा पथ प्रदर्शक था। वस्तुतः शासन प्रबंध की दृष्टि से ही शेरशाह को यह स्थान दिया जाता था, अन्यथा अन्य क्षेत्रों में अकबर शेरशाह की तुलना में अधिक उदार, लोकप्रिय और जनहितकारी शासक था। शेरशाह ने निसंदेह अपने शासन प्रबंध के माध्यम से न केवल अकबर के शासन की आधारशिला का निर्माण किया, अपितु प्रशासन के क्षेत्र में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जिनसे अकबर को पर्याप्त सहायता प्रदान हुई। रसब्रुक विलियम्स ने इस संदर्भ में लिखा है कि तैमूर वंश का यह दुर्लभ सौभाग्य था कि उन्होंने जीते हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया, जिसे एक मौलिक शासन प्रबंधन अफगान ने दृढ़ कर दिया था और जिसने अनजाने में मुगलों के लिए एक ऐसी व्यवस्था का संगठन कर दिया और जिसने अनजाने में मुगलों के लिए एक ऐसी व्यवस्था का संगठन कर दिया था जो बादशाहत के उस नवीन आदर्श की सफलता के लिए आवश्यकता थी जिसका वे प्रतिनिधित्व करते थे, परंतु जिसे बनाने में से वे स्वयं पूर्ण रूप से असफल रहे थे। वस्तुतः शेरशाह के शासन प्रबंध, सरदारों पर नियंत्रण, न्याय व्यवस्था, प्रजा के हित के कार्य आदि के सिद्धांतों से अकबर को अपनी नीति निर्धारण में सहायता प्राप्त हुई। अतः शेरशाह को अकबर का अग्रणी स्वीकार करना उचित ही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1556 ईस्वी में हुए द्वितीय पानीपत युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए जान लेते हैं। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हेमू को मुगलों से मुकाबला हुआ। तोपखाना न होते हुए भी हेमू के आक्रमण से मुगल सेना में खलबली मच गई थी, परंतु उसी अवसर पर हेमू की आंख में एक तीर लगा और वह मूर्छित होकर अपनी घाती के हौदे में गिर गया। महावत ने उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयत्न किया, परंतु वह असफल हुआ और हेमू पकड़ा गया। हेमू की सेना इधर उधर भाग गई अथवा मारी गई। हेमू को अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर ने संभवतः अपनी तलवार उसकी गर्दन से छुड़ाई और बैरम खान ने उसका सिर काट दिया। इस प्रकार हेमू की पराजय और मृत्यु हुई। हेमू की पराजय के कारण उसके तोपखाने पहले ही मुगलों के हाथों में चला जाना और युद्ध के दौरान आंख में तीर लग जाना ही यह कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीन इलाही पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आइए जानते हैं दीन इलाही के बारे में। अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, अथवा दीन इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं मूर्खता का प्रतीक था, स्पष्ट कीजिए। तो आइए जान लेते हैं। दीन इलाही विभिन्न धर्मों के वाद विवाद सुनने के पश्चात अकबर ने विचार किया कि प्रत्येक धर्म में अच्छा ही है, परंतु संकीर्ण विचारों के धर्मांध व्यक्तियों के द्वारा की गई जटिल टीकाओं और रूढ़िबद्धताओं के कारण धर्म का भ्रमपूर्ण अर्थ किया जाता है। इस धार्मिक विद्वेष को दूर करने के लिए विचार से उसने विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों का समन्वय करने का निश्चय किया और जिसका नाम दीन इलाही अर्थात दैवी एकस्वरवाद रखा। डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार दीन इलाही के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित थे। नंबर 1, इस धर्म के अनुयायी सब जब परस्पर एक दूसरे से मिलते तो एक कहता अल्लाह हू अकबर और दूसरा उत्तर देता जल्ला जल्लालू।
इस अभिवादन का उद्देश्य था कि प्रत्येक अनुयायी को यह याद रहे कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। नंबर 2, प्रत्येक अनुयायी के लिए आवश्यक था कि वह अपनी जीवित अवस्था में ही भोज दे और अपनी अंतिम यात्रा के लिए साधन जुटाए। नेक्स्ट था इसमें, इस धर्म के अनुयायियों के लिए आवश्यक था कि वे मांस भक्षण न करें, यदि दूसरे व्यक्ति मांस खाएं तो उन्हें खाने दें। नंबर 4, गर्भिणी, वृद्धा, बांझ और नाबालिग लड़कियों के साथ समागम न करें। वास्तव में अकबर के अंदर धार्मिक समन्वय तथा सहिष्णुता की प्रवृत्तियाँ इतनी प्रबल हो गई कि प्रत्येक धर्मावलंबी उसके आचरण में अपने धर्म की झलक पाता था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को जानते हैं। अकबर की दक्षिण भारत की विजयों का वर्णन कीजिए। तो अकबर महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी सम्राट था, अतः उत्तर भारत की विजयों में सफलता प्राप्त करने के पश्चात अकबर ने दक्षिण भारत के प्रदेशों को जीतने का निश्चय किया। उसने सुनियोजित रूप से दक्षिण विजय का अभियान किया और निम्नलिखित राज्यों को विजित किया। नंबर 1, खानदेश की विजय। तो खानदेश की विजय को जानते हैं। खानदेश दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य था जो मुगल राजसत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, अतः अकबर ने 1599 ईस्वी में खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर आक्रमण कर शीघ्र ही खानदेश को विजित कर लिया। नंबर 2, अहमदनगर की विजय। दक्षिण भारत स्थित अहमदनगर को विजित करने में अकबर को काफ़ी समय लगा। अहमदनगर पर अकबर को 1595 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच अनेक बार आक्रमण करना पड़ा। 1600 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर के किले को वहां की शासका चांद बीवी से छीन लिया। चांद बीवी के विषय में विद्वानों का मत है कि या तो चांद बीवी ने आत्महत्या कर ली या फिर उसके सरदारों ने उसे वध कर दिया। नंबर 3 था असीरगढ़ की विजय। खानदेश को विजित करने के पश्चात अकबर ने इस प्रदेश के प्रमुख दुर्ग असीरगढ़ को अपना निशाना बनाया। लगभग 6 माह तक घेरा डाले रहने के बाद भी अब जब मुगलों को सफलता नहीं मिली तो अंत में अकबर ने वहां के किलेदार को रिश्वत देकर दुर्ग का फाटक खुलवा दिया और दुर्ग में प्रवेश कर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दक्षिण भारत में असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अकबर का कौन सा सौतेला भाई काबुल पर शासन कर रहा था? वर्ष 1581 के समय काबुल में अकबर का सौतेला भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम शासन कर रहा था। वह भारत पर शासन करना चाहता था, अतः अकबर ने उसे दंडित करने के लिए शहजादा मुराद 1581 ईस्वी को भेजा। मिर्जा मोहम्मद हकीम ने पराजित होकर अकबर से माफ़ी मांग ली, अतः अकबर ने उसे माफ़ कर पुनः काबुल का सूबेदार बना दिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, जो कि 2019 में ही आया हुआ है रिटन एग्जाम के लिए। तो यहाँ हम टॉप 20 क्वेश्चन को यहाँ कवर करने जा रहे हैं, यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है या आने वाले सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी पार्ट्स को देख लीजिए। यदि आप इस वीडियो की PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए 20 को देखते हैं। अकबर की राजपूत नीति के परिणामों का वर्णन कीजिए। अकबर की राजपूत नीति ने राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्ष को प्रभावित किया। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप अकबर की अनेक कुशल एवं योग्य सैनिकों की सेवाएं प्राप्त हुई, जिससे मुगलों की सैनिक शक्ति में अपार वृद्धि हुई। इसी सैन्य शक्ति के बल पर अकबर ने न केवल संपूर्ण भारत को विजित किया बल्कि उसने विदेशी अमीरों पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। अकबर की राजपूत नीति ने भारतीय समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियां, उदाहरण था बाल विवाह एवं दहेज प्रथा आदि का अंत किया, अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया तथा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए पुरजोर प्रयास किए। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के नज़दीक आए। राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण कर सभी वर्ग के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त की। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्य व व्यापार की बहुत प्रगति हुई तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्नति एवं विकास हुआ। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के शब्दों में देखें तो यहाँ पे मिलेगा, राजपूतों के सहयोग से मुगल शासन को सुरक्षा और स्थायित्व ही नहीं प्राप्त हुआ बल्कि देश में अपूर्व समृद्धि और सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ जो मुगल शासन की अमूल्य देन है। तो इस तरह से हमने टॉप 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।